बच्चों अब आते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बेसिकली एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। लेकिन एलिमेंट्स जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, तो हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली स्टडी नहीं किया जा सकता। हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स को ग्रुप्स में क्लासीफाई कर देते हैं। हम एलिमेंट्स को किस में क्लासीफाई कर देते हैं, ग्रुप्स में। और अब एलिमेंट की प्रॉपर्टीज स्टडी करने के बजाय वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप विच द एलिमेंट बिलोंग्स टू। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हम बेसिकली ग्रुप्स की स्टडी कर रहे होंगे रेदर देन इंडिविजुअल एलिमेंट्स। तो लेट अस सी कि ग्रुप्स कैसे बनाए गए, ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स कैसे बनाए गए ताकि उनकी प्रॉपर्टीज इजीली स्टडी हो जाए। सबसे पहले आते हैं डोबी रीनर्स ट्राइड्स। इसने बेसिकली तीन तीन एलिमेंट्स के सेट बनाए, तीन तीन एलिमेंट के सेट बनाए या ट्राइड बनाए, और उन तीनों एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी, केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी, देवर सिमिलर। ठीक है ना बच्चों? इसने तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाए और तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज वर सिमिलर, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज वर सिमिलर। अब ये जो तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए उनकी और प्रॉपर्टीज क्या थी? एक तो हमें ये पता है कि उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं दे आर सेम या सिमिलर। एक और चीज भी थी, वो जो हमने तीन एलिमेंट्स का सेट देखा, वो जो एलिमेंट्स थे उनमें एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट, जैसे ए बी सी है, तो इस बी का जो एटॉमिक वेट है इट वाज द अप्रोक्सीमेटली मीन ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। कुछ समझ में आया नहीं आया बच्चों? जैसे अगर हमने तीन एलिमेंट्स का एक सेट बनाया, एक ट्राइड बनाया ए बी सी का, तो ना केवल इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, जो बी एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट का मतलब हो गया एटॉमिक मास, इन दोनों के एटॉमिक मास का सम बिजली का एवरेज था। बी का जो एटॉमिक मास था इट वाज द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। बीच के एलिमेंट का एटॉमिक मास वाज एवरेज, अप्रोक्सीमेटली एवरेज या एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ए एंड सी। समझे नहीं समझे गाइस? मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास वाज अप्रोक्सीमेटली मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। इनफैक्ट जो बीच वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज थी दैट वाज आल्सो, जो बीच वाला एलिमेंट है, मिडल एलिमेंट, उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो प्रॉपर्टीज भी दे वर बिटवीन दोज ऑफ द अदर टू मेंबर्स। ए की प्रॉपर्टी कुछ है, सी की प्रॉपर्टी कुछ और है। बी की जो प्रॉपर्टी वो ए और सी के कहीं ना कहीं बीच में लाए कर रही है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑलमोस्ट सेम। बेसिकली ए और सी के बीच में जो एलिमेंट बी है इसकी दो प्रॉपर्टीज है मिडल एलिमेंट की। एक कि उसका जो एटॉमिक मास है वो इन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज है, पहली चीज। और बी की जो प्रॉपर्टीज है दे आर लाइंग समवेयर बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ ए एंड सी। गॉट इट और नॉट? तो देखते हैं किन किन ट्राइड्स को बनाया गया। एक ट्राइड बना लिथियम सोडियम पोटेशियम का। इन तीनों का मैंने एटॉमिक मास लिखा हुआ है, तुम देख सकते हो एवरेज तुम्हारा यही आ रहा है। मतलब इन दोनों का, लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास का एवरेज इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। बच्चों ये एक ट्राइड बना। जो सोडियम की प्रॉपर्टीज है वो भी लिथियम और पोटेशियम जैसी ही है, मतलब इन तीनों की प्रॉपर्टीज लगभग सेम है। और एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द एंड एलिमेंट्स। एक और ट्राइड की बात करते हैं, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम। तुम रियलाइज करोगे यहाँ पे स्ट्रोंशियम का जो एटॉमिक मास है वो ऑलमोस्ट एवरेज है ऑफ कैल्शियम एंड बैरियम। एक और ट्राइड बनाया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इसमें भी ब्रोमीन का मास अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक मास वाज एवरेज दैट ऑफ क्लोरीन एंड आयोडीन। समझ गए बच्चों? तो ये तीन ट्राइड बने, उसके आगे नहीं बना पाए। Now let us study another attempt at to classify elements. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसने क्या किया? इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, और उसने कहा कि एवरी एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज वर सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज वैसी ही होती थी जैसे फर्स्ट एलिमेंट की होती है। जैसे एग्जांपल लेके समझाता हूं।
ये हमने लिखा हुआ है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। उसके बाद क्या आया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। उसने क्या कहा न्यूलैंड ने, इसकी जो प्रॉपर्टीज है दे आर सिमिलर, द फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है दे आर सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द एट्थ एलिमेंट। एट्थ कौन सा होगा, सोडियम इज द एट्थ एलिमेंट। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? तो न्यूलैंड ने कहा लिथियम की प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू सोडियम। बेरिलियम के लिए एट्थ एलिमेंट कौन सा होगा, मैग्नीशियम। तो उसने कहा जो बेरिलियम की प्रॉपर्टीज है वही मैग्नीशियम की है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो एट्थ एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज आर मैचिंग। समझ आया नहीं आया? लिथियम का एट्थ एलिमेंट क्या है, सोडियम। बेरिलियम का एट्थ एलिमेंट क्या है, मैग्नीशियम। बोरॉन का एट्थ एलिमेंट क्या है, एल्यूमिनियम। कार्बन के बाद एट्थ एलिमेंट क्या है, सिलिकॉन। तो कार्बन की सिलिकॉन से प्रॉपर्टीज मैच करेंगी, बोरॉन की एल्यूमिनियम से करेंगी, बेरिलियम की मैग्नीशियम से करेंगे और लिथियम की सोडियम के साथ करेंगे। क्लियर हुआ है नहीं बच्चों? इज दैट क्लियर और नॉट? दैट वाज द लॉ ऑफ ऑक्टेव। जस्ट लाइक म्यूजिक में नोट्स आर रिपीटेड, वैसे ही यहाँ पे तुम्हारा प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर एवरी, आई मीन एट एवरी एट्थ एलिमेंट द प्रॉपर्टीज आर बीइंग रिपीटेड। जैसे हमारा म्यूजिक में एट्थ नोट रिपीट होता है, मतलब 7 के बाद एट्थ नोट इज अ रेपिटेशन, ऐसे ही हमारा यहाँ पे भी जो एवरी एट्थ एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। लेकिन इसमें एक गड़बड़ थी, क्या? इस टाइम तक, न्यूलैंड के टाइम तक, इनर्ट गैसेज हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड बाय दैट टाइम। क्योंकि तुम्हें पता होगा यहाँ पे नियॉन आता है, यहाँ पे क्या आता है, आर्गन। इसका मतलब है ये एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो डू यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे फिर फर्स्ट एलिमेंट शुड हैव सेम प्रॉपर्टीज टू दैट ऑफ द नाइन्थ एलिमेंट, नॉट एट्थ एलिमेंट, नाइन्थ। इनर्ट गैसेज जब डिस्कवर हुई तो हमारा उसने तो कहा था ना कि 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी आर सिमिलर टू फर्स्ट। अब कौन सा हो जाएगा? नाउ एवरी नाइन्थ एलिमेंट विल हैव सेम प्रॉपर्टीज टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। नाइन्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। लिथियम के बाद नाइन्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आर सेम, बेरिलियम के बाद नाइन्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आर सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है ना? क्योंकि तुम्हारा न्यूलैंड के टाइम पे इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, इसलिए हमारा क्या चला, एवरी एट्थ एलिमेंट हैड सेम प्रॉपर्टीज टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। समझ आया नहीं आया बच्चों? इनर्ट गैसेस अगर आ गई होती उस टाइम तक तो ही वुड हैव सेड एवरी नाइन्थ एलिमेंट हैज सेम प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर हो गई ये चीज? गुड। नेक्स्ट पे आते हैं, लोथर मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। इसने कुछ ज्यादा ही मेहनत करी बच्चों। इसने फिजिकल प्रॉपर्टीज ली, जैसे एटॉमिक वॉल्यूम, एटम की वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और इनकी प्रॉपर्टीज को प्लॉट किया अगेंस्ट एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, कि इस एटॉमिक वेट की प्रॉपर्टी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, ये जो एटॉमिक वेट है इस एलिमेंट की, इस एटॉमिक वेट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो ये है, किसी और एटॉमिक वेट के एलिमेंट की प्रॉपर्टी ये है। ही प्लॉटेड एटॉमिक वेट वर्सेस फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक एटॉमिक वॉल्यूम या मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। ही ड्रू अ कर्व, उसने क्या बनाया, एक कर्व बनाया जिसमें उसने फिजिकल प्रॉपर्टीज को प्लॉट किया अगेंस्ट एटॉमिक वेट। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एटॉमिक वेट मतलब एटॉमिक मास। एक तरफ उसने एटॉमिक मास रखा, एटॉमिक मास, और एक तरफ उसने ये फिजिकल प्रॉपर्टीज करी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, या हमारा क्या हो गया बच्चों, एटॉमिक वॉल्यूम। उसने देखा क्या, ऑब्जर्व क्या किया, कि एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड सिमिलर पोजीशंस ऑन ग्राफ। कुछ समझ आया? जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने कर्व बनाया, कुछ ऐसा है, 1 सेकेंड, कुछ इस टाइप से कर्व बन रहा है। तो देखा क्या गया, द एलिमेंट्स एट द पीक, द एलिमेंट्स एट द पीक हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज। द एलिमेंट्स लोएस्ट जो हमारा है
जो हमारा लोएस्ट आ रहा है, दे वर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। मतलब थोड़ा बहुत आइडिया मिला या नहीं मिला, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि उसने फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को प्लॉट किया अगेंस्ट एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। तो उसने देखा पीक की जो एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है, जो हमारे बिल्कुल बॉटम पे हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। तो इस हिसाब से उसने क्लासीफाई करने की कोशिश करी, बट इट वॉज टू डिफिकल्ट, समझने में दिक्कत आई लोगों को। अब आते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। इसने क्या किया, इसने कहा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर डिपेंडेंट, ये स्टेटमेंट अभी समझ नहीं आएगी, दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। उसने कहा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक वेट। जब तुम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास के टर्म्स में, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में जब अरेंज करोगे, तो तुम्हारे आफ्टर, ये मैं वही पढ़ के बताता हूँ, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। समझ आया नहीं आया कि हमने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर दिया, तो रेगुलर इंटरवल के बाद तुम्हारा रेपिटेशन वाज ऑब्जर्व्ड, रेपिटेशन इन प्रॉपर्टीज वाज ऑब्जर्व्ड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, कि अरेंज करते गए हम, तो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, कि इतने एलिमेंट्स के बाद तुम्हारा प्रॉपर्टीज रिपीट हो गई, इतने एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज फिर रिपीट हो गई आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स के बाद के लेटर से एवरी, जैसे न्यूलैंड ने कहा था ना कि एवरी 8th एलिमेंट हैज प्रॉपर्टीज सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ऐसे ही इसने कहा कि तुम्हारी प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? प्रॉपर्टीज आर एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल। समझ आया नहीं आया बच्चों? एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, एलिमेंट जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है, they are observed when arranging them in order of increasing atomic weight। क्लियर है बच्चों? उसने एक स्पेशल चीज करी, अगर उसका एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, प्रॉपर्टीज मैच नहीं करी, सपोजिंग जब इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में एलिमेंट्स को अरेंज किया, कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, कुछ नहीं हुए थे, तो उसने क्या किया, जो द मेजर थिंग दैट ही डिड वाज, सपोजिंग उसने जब इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में अरेंज किया, ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है, तो उसने ये नहीं कहा अच्छा डिस्कवर नहीं हुआ, लाओ इसको इधर रख देते हैं और इसको इधर रख देते हैं। उसने कहा कि यार ये एलिमेंट अभी डिस्कवर ही नहीं हुआ है, ये जब डिस्कवर होगा तब हम इसे किस में रख देंगे, इन दोनों के बीच में रख देंगे। गॉट इट और नॉट? मतलब जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ, उसने अगर सपोजिंग ये डिस्कवर नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं किया उसने इसको इधर रख दिया और इसको इधर रख दिया, नहीं, उसने कहा कि ये एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, कुछ दिनों में डिस्कवर होगा। इनफैक्ट उसने उसकी प्रॉपर्टीज भी बताई उस एलिमेंट की, कि इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आर सेम एज दैट ऑफ दिस एलिमेंट। बच्चों समझ आया नहीं आया? उसने कहा कि ये एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, बाद में डिस्कवर होगा, और उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, इस एलिमेंट जैसी होंगी। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एल्यूमिनियम के नीचे आता है गैलियम, तो उसके उस वक्त गैलियम डिस्कवर नहीं हुआ था, उसने उसका नाम क्या रखा, एका एल्यूमिनियम। बेसिकली एल्यूमिनियम के प्रॉपर्टीज, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज टू दैट ऑफ एल्यूमिनियम, सो गैलियम वाज एक्चुअली एका एल्यूमिनियम। सिमिलरली जर्मेनियम वाज एका सिलिकॉन। और उसने ये भी बताया कि जो एलिमेंट है जो डिस्कवर अभी हुआ नहीं है, जैसे जर्मेनियम, उसकी प्रॉपर्टीज सिलिकॉन जैसी ही होंगी। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? पहला उसने स्पेस छोड़ दिया इन दोनों एलिमेंट्स के लिए, और उनकी प्रॉपर्टीज भी बताई, दे आर सिमिलर टू एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन रेस्पेक्टिवली। अब आते हैं मेंडलीव के, जो उसने अरेंजमेंट किया एलिमेंट्स का, उसमें 7 रोज बनाई उसने, जिन्हें बोलते हैं पीरियड, और उसने 8 कॉलम बनाए जिन्हें बोलते हैं ग्रुप्स, 8 ग्रुप्स। ठीक है बच्चों? एंड 7 पीरियड्स। गॉट इट और नॉट गाइस? गुड। अब इसके लॉ में, या इसके जो पीरियोडिक टेबल इसने बनाया, उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे। डिफेक्ट क्या थे? यार हाइड्रोजन को कहाँ रखोगे, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज अनसर्टेन। कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज 2 से मिलती हैं,
किन से मिलती है? एक तो इसकी प्रॉपर्टीज मिलती है मेटल से। मेटल्स में भी वो मेटल्स जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, जिनका बाद में तुम पढ़ोगे दे आर नोन एज एल्कली मेटल्स। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर सिमिलर टू एल्कली मेटल्स, क्योंकि मेटल्स लूज वन इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल, ठीक है ना, दे लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। हाइड्रोजन ऑल्सो लूजेज इलेक्ट्रॉन टू बिकम, मतलब ये H प्लस बना सकता है। गेटिंग द आइडिया नॉट बच्चों? एल्कली मेटल की तरह है। एल्कली मेटल अभी तुमने पीरियोडिक टेबल स्टडी नहीं करी, थोड़ी दिक्कत आएगी, मैं फिर से बताता हूँ। एल्कली मेटल्स हो गए जिनमें आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में। 1s में 1 होता है नहीं होता है गाइस? बताओ बच्चों, ये चीज समझ में आई नहीं आई जो मैंने भी बोला? हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो तुम्हारे पोजीशन हम बता रहे हैं, उसमें मैं क्या बता रहा हूं तुम्हें कि जो हाइड्रोजन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s1। ये जो 1 है दिस इज योर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया नहीं आया? फिर से मैं बोलता हूं, जो हाइड्रोजन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है क्या? 1s1। क्लियर है यहां तक? तो बेसिकली इट कैन लूज वन इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना? क्लियर है? एंड इट कैन ऑल्सो गेन वन इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और एक गेन भी कर सकता है, हाँ है ना? ये इंपॉर्टेंट चीज है हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन का इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इट कैन लूज वन इलेक्ट्रॉन, इट कैन गेन वन इलेक्ट्रॉन। जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इट विल बिहेव लाइक मेटल, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इट विल बिहेव लाइक नॉन मेटल। तो हाइड्रोजन को कहां पे रखा जाए, दैट वाज अ प्रॉब्लम। डू वी प्लेस इट विद मेटल्स और डू वी प्लेस इट विद नॉन मेटल? समझ में आया नहीं आया बच्चों? अभी थोड़ी सी टर्म्स दिक्कत दे सकती है, जैसे मैंने भी एल्कली मेटल बोला था मैंने, और नेक्स्ट मैंने क्या बोला? सिर्फ मेटल बोल दिया, क्योंकि अभी तुम्हें पता नहीं एल्कली मेटल क्या होते हैं, ठीक है ना गाइस? आई एम जस्ट सेइंग कि मेटल वाली प्रॉपर्टीज भी शो करता है और नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टीज भी शो करता है। तो इसके बारे में मेंडली वॉज कंफ्यूज कि उसे मेटल के साथ रखा जाए या नॉन मेटल के साथ। नेक्स्ट, जो मेंडलीव टेबल थी उसमें देयर वाज नो सेपरेट पोजीशन फॉर आइसोटोप्स। जैसे क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 37 है, भाई अगर इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, एक का 35 है एक का 37 है, दे शुड बी गिवन सेपरेट पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। लेकिन उसने इन दोनों ही, ये क्या, इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोटोप्स। इसने इन आइसोटोप्स को सिर्फ एक ही पोजीशन दी इन हिज पीरियोडिक टेबल बच्चों। समझ में आया नहीं आया गाइस? तो उसने सेपरेट पोजीशन नहीं दी है आइसोटोप्स को, ऑल्दो उनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, दे शुड हैव बीन गिवन सेपरेट पोजीशन। नेक्स्ट, उसने कुछ एलिमेंट्स को इनकरेक्टली प्लेस किया। जैसे आर्गन का एटॉमिक मास 40 होता है, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 होता है, तो पहले हमें पोटेशियम लिखना चाहिए फिर आर्गन लिखना चाहिए। लेकिन उसने बेसिकली एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज को साथ रखने के चक्कर में पहले आर्गन लिखा फिर पोटेशियम लिखा। पहले उसने आर्गन लिखा और फिर पोटेशियम लिखा, जबकि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाओगे तो पहले पोटेशियम आना चाहिए और फिर क्या आना चाहिए बच्चों? आर्गन। तो बेसिकली उसने थोड़ा बहुत सिमेट्री बनाई तो सही, लेकिन पूरी सिमेट्री उसकी नहीं आ पाई। जैसे वो प्रॉपर्ली उन्हें वो एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाया कि आर्गन शुड हैव बीन कमिंग लेटर ऑन और पोटेशियम पहले आना चाहिए था इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से, लेकिन उसने आर्गन को पहले रखा पोटेशियम को बाद में रखा, क्योंकि एलिमेंट्स विद प्रॉपर्टीज सिमिलर टू एन आर्गन वर प्लेस्ड लाइक दैट। समझ में आया नहीं आया? आर्गन को उसने नियॉन वाले ग्रुप में रखा, पोटेशियम को इसने सोडियम वाले ग्रुप में रखा, जबकि अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से जाओगे तो पहले तुम्हारा क्या आना चाहिए? पोटेशियम आना चाहिए फिर आर्गन आना चाहिए। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? और उसने क्या लिखा? पहले आर्गन और फिर पोटेशियम, जस्ट सो कि तुम्हारे एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज एक साथ आ जाए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अब चल रही है, ये इसे बोलते हैं मोजलीज पीरियोडिक टेबल। मोजली ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसने मेटल स्ट्रिप ली, उसके बाद ऊपर कैथोड रेज डाली, मतलब इलेक्ट्रॉन्स डाले,
जब इलेक्ट्रॉन्स हिट करे तो तुम्हारा एक्स रेज वर प्रोड्यूस्ड, और देखा क्या गया उन एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी है, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल। एटॉमिक नंबर मतलब बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ मेटल पे डिपेंड कर रही थी फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स रेज प्रोड्यूस्ड। जब तुमने इलेक्ट्रॉन्स हिट करे मेटल सरफेस पे और एक्स रेज बनी, तो दोज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसको अगर तुम इक्वेट करोगे तो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ए इंटू जेड माइनस पी, जिसका तुम कर्व देखोगे तो कैसा जाएगा बच्चों, गैस क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस? ये हमारा इस तरीके से जाएगा। स्लोप क्या जाएगी बच्चों? स्लोप विल बी ए एंड दिस विल बी व्हाट गाइस? दिस विल बी बी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज द कर्व दैट यू विल गेट। एनीवे अभी हमें कर्व की जरूरत नहीं है, ठीक है? You got the formula this a and b are constants। तो इससे लोगों को क्या लगा, ओके कि हम बार बार एटॉमिक वेट को उठा रहे थे, लेट अस सी एटॉमिक नंबर के हिसाब से कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। मतलब एटॉमिक नंबर इज अ मोर इंपॉर्टेंट वो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। मतलब इट इज z which will be deciding the properties of element। क्लियर है? एटॉमिक नंबर रेदर देन एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन देयर एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक नंबर रेदर देन एटॉमिक वेट। इसी को स्टेटमेंट को लिखने का ये भी तरीका है, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल के बाद तुम रियलाइज करोगे कि एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। जब तुमने उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज किया तो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल। समझ गए? अब इसके ऊपर आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। 7 पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स, सेकंड और थर्ड पीरियड में, ये समझ आ गया बच्चों, 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स, 7 पीरियड होते हैं, ठीक है ना बच्चों? और ऐसे 18 ग्रुप्स हैं। क्लियर है यहाँ तक गाइस? गुड। तो अब आते हैं पीरियड। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स, फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स, सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स, सेवन्थ पीरियड इज इनकम्प्लीट। लेकिन अगर उसमें आप पूरा भर जाएगा तो यू विल हैव 32 एलिमेंट्स बच्चों ओवरऑल इन सेवन्थ पीरियड। ये याद करने का है, बाद में तुम्हें समझा भी दूंगा व्हेन आई शो यू द पीरियोडिक टेबल। अभी इधर ध्यान दो, फिर से मैं बता रहा हूँ। देयर वर 7 पीरियड्स, 18 ग्रुप्स। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकंड और थर्ड में 8 एलिमेंट, फोर्थ और फिफ्थ में 18 एलिमेंट, सिक्स्थ और सेवन्थ में 32 एलिमेंट बच्चों। दैट इज व्हाट यू हैव गॉट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जिनमें 2 या 8 एलिमेंट उनको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड, जिनमें 18 या 32 एलिमेंट्स होते हैं उसे बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। तो बेसिकली फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ दे आर लॉन्ग पीरियड्स एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आर शॉर्ट पीरियड्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ आर लॉन्ग पीरियड, दीज आर शॉर्ट पीरियड्स। क्लियर हो गई ये चीज? गुड। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन अ पीरियड। पीरियड के अंदर कैसे हमारा इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होते हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट सबसे पहले आता है पीरियड में उसे क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ पीरियड इज एल्कली मेटल। उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS1, जैसे 1s1, 1s2, 2s1। यहाँ पे मैं जो NS1 लिख रहा हूँ, हियर N इज द आउटर मोस्ट शेल बच्चों, N इज द आउटर मोस्ट शेल। मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? S में 1 है।
ठीक है ना गाइस, क्लियर हुई ये चीज़ें नहीं हुई? जो पीरियड है इट स्टार्ट्स विद एल्कली मेटल, जिसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NS1 होती है। इट माइट बी 1s1, इट माइट बी 2s1, इट माइट बी 3s1। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? पीरियड स्टार्ट्स विद एल्कली मेटल और एल्कली मेटल्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1। कोई डाउट यहाँ तक? ओके गुड। नेक्स्ट, द पीरियड एंड्स विद इनर्ट गैसेस, या उन्हें क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस की नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 NP6 एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम में क्या है, सिर्फ 1s2। हीलियम में क्या है बच्चों, 1s2 कॉन्फ़िगरेशन है उसकी, मतलब उसमें p होता ही नहीं। फर्स्ट शेल में सिर्फ s सब शेल ही तो होता है गाइस, p थोड़ी ना होता है। मतलब सारे इनर्ट गैसेस एक्सेप्ट हीलियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS2 NP6, जैसे 2s2 2p6 या 3s2 3p6। ठीक है ना बच्चों? लेकिन हीलियम इज वन सच इनर्ट गैस जिसकी कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 बच्चों। मतलब s में 2 है, p है ही नहीं। ठीक है ना गाइस? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स इट फॉर हीलियम। कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को? गुड। नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। तो गाइस 100 से ज़्यादा पे लोगों ने कहा यार कुछ आसान सा तरीका बनाओ जिससे हम एलिमेंट्स को नेम कर सकें। तो उसके लिए ये नोटेशन डाली गई, 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए एन। और ये जो फर्स्ट लेटर हैं, जैसे नील का एन हो गया, यू का अन का यू हो गया, बाय का बी हो गया, ट्राई का टी हो गया, ये हमारी एब्रीविएशन हो गई। द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ द नेम ऑफ द नंबर रैदर इज द एब्रीविएशन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? इसके ऊपर जेई में क्वेश्चन आ रखा है, तो प्लीज ढंग से पढ़ना बच्चों। फाइन, यहां तक समझ में आया नहीं आया? तुम्हें ये भी पता होनी चाहिए ना, और तुम्हें एब्रीविएशन भी पता होनी चाहिए। एब्रीविएशन कुछ नहीं है, जो पहला अल्फाबेट है दैट इज योर एब्रीविएशन। गॉट इट? गुड। एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे 101 लिखना है, तो दिस विल बी अन, नील, अन, और एक ईएम और ऐड होता है आफ्टर राइटिंग डाउन द नंबर, उसके बाद ईएम और ऐड होता है, तो अन, नील, अन, ईएम, जिसको अगर तुम एब्रीविएशन की फॉर्म में लिखोगे तो UNU। दिखा नहीं दिखा बच्चों? 108 है, अन, नील, ऑक्ट, ईएम। दिखा नहीं दिखा बच्चों? ईएम हम हर एक में ऐड कर देंगे। 116 अन, हेक्स, ईएम। 112 अन, बाय, ईएम। अभी तुम कहोगे सर BIUM होना चाहिए, तो हमने एक आई ड्रॉप कर दिया। क्लियर है बच्चों? और ये हमारी क्या होगी, एब्रीविएशंस। समझे या नहीं समझे गाइस? ये मैंने गलत कैसे लिख दिया, दिस शुड बी H। ओके बच्चों, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? गुड। अब आते हैं 4F। गाइस अभी तक हमने जितने भी एलिमेंट्स भरे हमने 4F वाला कोई कॉन्फ़िगरेशन वाला कोई नहीं देखा। जिन एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन F सबशेल में जाता है, फिर से बोला, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब समझो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो फिल कर रहे हैं, जो हम ऑफ बॉ प्रिंसिपल के हिसाब से फिल करते हैं। हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करते हैं? अकॉर्डिंग टू ऑफ बॉ प्रिंसिपल। ऑफ बॉ प्रिंसिपल के हिसाब से अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन F सबशेल में जाता है तो हम उन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। समझ आया नहीं आया? अगर हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एटम में हम फिल कर रहे हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हम फिल कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑफ बॉ प्रिंसिपल, जो हम लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, अगर वो F सबशेल में जाता है तो उस एलिमेंट को बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ, एक और चीज, F में अगर 4F में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब तुम ऑफ बॉ प्रिंसिपल के हिसाब से भर रहे हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 4F में जा रहा है तो उनको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स।
और अगर 5f में जा रहा है तो उसे बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। समझ में आया नहीं आया? इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन बीइंग फिल्ड अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल इज फिल्ड इन 4f, तो हम बोलेंगे उनको इट दैट एलिमेंट इज अ लैंथेनॉइड्स, इट बिलोंग्स टू लैंथेनॉइड्स। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन व्हेन फिल्ड अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल गोज इन 5f, तो उनको हम क्या बोलते हैं? इट बिलोंग्स टू एक्टिनॉइड्स। बाय द वे, जो लैंथेनॉइड होते हैं दे स्टार्ट फ्रॉम सीरियम एंड गो ऑन टिल लुटेटियम। ठीक है बच्चों, गुड। तो तुम्हें ये समझ आ गया। और ये कंबाइंड 4f और 5f क्या मिला के क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, बेसिकली एफ ब्लॉक में जा रहा है, एफ में अगर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, चाहे वो 4f हो या 5f हो, इन एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? इनर ट्रांजिशन। तो इनर ट्रांजिशन के ही पार्ट हो गए लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। कोई डाउट यहां तक बच्चों? गुड। 7th पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो ज्यादातर मैन मेड है और रेडियो एक्टिव है। जस्ट अ फैक्ट टू रिमेंबर, लास्ट पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं दे आर मोस्टली मैन मेड एंड रेडियो एक्टिव। अब मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो फिल हो रहा है अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, अगर वो एस सबशेल में जा रहा है तो उस एलिमेंट को हम बोलते हैं इट इज अ एस ब्लॉक एलिमेंट। अगर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो अबव प्रिंसिपल के हिसाब से हम भर रहे हैं, अगर वो पी सबशेल में जाता है तो हम उस एलिमेंट को बोलते हैं इट इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट, दैट एलिमेंट बिलोंग टू पी ब्लॉक। अगर वो डी में जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू डी सबशेल, तो हम क्या बोलेंगे? दैट एलिमेंट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। एंड सेम गोज फॉर एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में मैंने फर्दर पार्टीशन बताया था लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। बच्चों कोई डाउट यहां तक? एक और चीज, ये चीज तो मैंने बता दी थी कि एफ ब्लॉक आर आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एक्चुअली ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक में थोड़ा सा माइन्यूट फर्क है। वो फर्क मैंने अभी तुम्हें बताया नहीं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मैं तुम्हें बस इतना बता देता हूं अभी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक ही होता है, एक्सेप्ट ट्रांजिशन में ये नहीं आते, जबकि डी ब्लॉक में जिंक, कैडमियम और मर्करी आते हैं, बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये नहीं आते। गॉट इट और नॉट? मतलब डी ब्लॉक ये हो गया, दिस इज योर डी ब्लॉक एंड दिस इज योर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स है जो नहीं आते? डी ब्लॉक में है वे, लेकिन ट्रांजिशन में नहीं है। वो कौन कौन है? जिंक, कैडमियम और मर्करी। बच्चों आई होप इट इज क्लियर टू यू। गुड। एस ब्लॉक लेफ्ट साइड में होता है पीरियोडिक टेबल के, डी मिडल में, पी एंड में, और एफ इज गिवन अ सेपरेट स्पेस इन द पीरियोडिक टेबल। उसको अलग रख दिया हमने। समझ आया नहीं आया बच्चों? और पी में भी मैंने तुम्हें बताया था ये कौन से हैं। इट स्टार्ट्स विद एल्कली मेटल्स एंड इट एंड्स विद इनर्ट गैसेस। गाइस समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये हमारे एल्कली मेटल हो गए और ये हमारे क्या हो गए? इनर्ट गैसेस। अच्छा, यहां पे मैं एक चीज बता दूं, मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन की पोजीशन ठीक कर दी हमने कहा बेसिकली हाइड्रोजन के पास जब एक इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखो, कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की क्या है? 1s1। भाई ये कॉन्फ़िगरेशन और किन की है? मतलब जो वैलेंस शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये किस में होता है गाइस? ये इसकी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बच्चों? इसकी बात हो रही है। एल्कली मेटल्स की बात करी गई है। एल्कली मेटल्स वो होते हैं जिनमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS1। हाइड्रोजन की भी उसी टाइप की कॉन्फ़िगरेशन है। हाइड्रोजन की क्या है? 1s1। तो इट विल बी प्लेस्ड विद एल्कली मेटल्स। किसके साथ प्लेस करेंगे हम उसे? एल्कली मेटल्स के साथ। गाइस समझ में आया या नहीं आया बच्चों? गुड। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन हैज बीन फिक्स्ड, इट इज प्लेस्ड विद एल्कली मेटल्स। आइसोटोप्स ठीक हो गए कि आइसोटोप्स में जैसे एग्जांपल मैंने लिया था Cl35 Cl37 का, भाई ये दोनों के दोनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक नंबर तो सेम है ना गाइस। मास डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर इज सेम, तो हम उन्हें अगर एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं तो इन दोनों को हम एक ही प्लेस देंगे इन द पीरियोडिक टेबल। यही हम चाह रहे थे कि आइसोटोप्स को अलग जगह ना देनी पड़े। वो नहीं देनी पड़ेगी कि क्लोरीन 35 क्लोरीन 37 का एटॉमिक नंबर इज सेम। समझ गए? और जो आर्गन और
पोटेशियम का जो एरर था वो भी रेक्टिफाई हो गया। क्यों? आर्गन का एटॉमिक मास पोटेशियम से ज्यादा था, आर्गन का एटॉमिक मास पोटेशियम से ज्यादा था, लेकिन अगर तुम एटॉमिक नंबर देखोगे तो आर्गन पहले आना चाहिए और पोटेशियम बाद में आना चाहिए। यही तो हम चाह रहे थे बेसिकली कि पोटेशियम बाद में आए, आर्गन पहले आए। एटॉमिक मास में दिक्कत थी, एटॉमिक मास आर्गन का 40 था, पोटेशियम का 39 था, लेकिन एटॉमिक नंबर के हिसाब से जाओगे तो वो एरर भी रेक्टिफाई हो गया। एक और चीज बच्चों लास्ट से, अगर एलिमेंट एस ब्लॉक को बिलोंग करता है, दैट इज द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एस ब्लॉक का मतलब है या तो एस में एक इलेक्ट्रॉन होंगे या एस में दो इलेक्ट्रॉन होंगे। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है ना बच्चों, कोई डाउट यहां तक? ग्रेट। पी ब्लॉक के लिए NS2 NP126, एस पूरा फील्ड होगा, पी में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। NP6 अगर हो गया तो हम किसकी बात करें बेसिकली बच्चों? इनर्ट गैसेस की। वी आर टॉकिंग अबाउट इनर्ट गैसेस गाइस। कोई डाउट यहां तक? अगर NP6 हो गया तो डी ब्लॉक में पहले एस भरेगा फिर डी भरेगा, ये डी इनर डी है। ओके बच्चों, जैसे तुम्हें याद है 4s पहले भरा, फिर हमने क्या भरा था बच्चों? 3d। हाँ है ना? तो वही है, पहले एस भरा हमने और फिर हमने इनर डी भरा, 4s के बाद 3d। क्लियर है? ये 1 से 2 क्यों लिखा हुआ है? इट शुड बी NS2n -1d 1 to 10। एक काम करो गाइस, क्रोमियम देखो, क्रोमियम में क्या हो रहा होता था? 4s1 3d5 होता था, नहीं होता था? मतलब एस के अंदर एक भी हो सकता है इंस्टेड ऑफ दो, इसलिए मैंने NS1 to 2 लिखा है। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? कि एस में तुम्हारा एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, कुछ एक्सेप्शन में एक भी आ जाएगा, जैसे क्रोमियम, कॉपर। हाँ, डी में 1 से 10 होंगे, या तो एक होगा या दो होगा या तीन होगा, लाइक दैट इट कैन गो टिल 10। डी में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं, नहीं आ सकते बच्चों? हाँ है ना? तो ये वही चीज लिखी हुई है कि पहले एस भरा और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो भर रहा है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन भर रहा है वो किस में भर रहा है बच्चों? इनर डी में। ये पहले 4s भर गया और उसके बाद क्या भर रहा है बच्चों? तुम्हारा 3d। लास्ट इलेक्ट्रॉन जब डी में जाएगा तो एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा? डी ब्लॉक को। समझ में आया नहीं आया? जब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जाएगा, इसका मतलब तुम्हारा दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाएगा तो द एलिमेंट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एंड सिमिलरली जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है बच्चों? एफ सबशेल में जाएगा, तो जो तुम्हारा एलिमेंट है दैट विल बिलोंग टू द एफ ब्लॉक बच्चों। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में जाएगा, इसका मतलब दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? जस्ट लेट मी नो। क्लियर? ग्रेट।